पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि 2 में टीएमसी की सरकार बनती दिखाई दी। यानी ममता बनर्जी का किला दरकते नजर आ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के रुझानों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से गायब हो रही है। उनके साथ जो दल गए हैं उनका भी सूफड़ा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका अंत होता है। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खरीदी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कठिन समय में वैश्विक परिस्थितियां कैसी है, दुनिया भर में निर्यात प्रभावित हो रहा है, फिर भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का माल खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो 5 क्विंटल भी नहीं खरीदते थे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरीके से बर्बाद कर दिया। इसीलिए कांग्रेस को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते आगे बढ़ रही है। पिछली बार हमें 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य मिला था, जबकि इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी सरकार के संकल्प, साहस और किसानों के प्रति समर्पित भावना को दर्शाता है। एग्जिट पोल तो कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जिससे देश में गायब हो रही, अब उनके साथ जो कांग्रेस में गए उनका भी सूखा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो जैसी जैसी करनी वैसी करनी। हम उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खरीदी का ये हमको लक्ष्य मिला है। और हम सब देख रहे हैं कि ऐसी कठिन समय, वैश्विक परिस्थिति दुनिया भर की कैसी है, निर्यात बंद है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ हैं और अपने किसानों का माल खरीद रहे हैं। ये कांग्रेस के जमाने में तो वो 5 क्विंटल नहीं खरीदते। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरह से बर्बाद कर दिया है। इसलिए कांग्रेस को तो इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं। हमारी सरकार जब हम अपने रिकॉर्ड नए नए तोड़ते हुए, पिछली बार 75 लाख टन का हमको टारगेट मिला था, इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का टारगेट मिला। ये हमारी सरकार के कलेजे और हमारी भावना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। 33% महिला आरक्षण का संकल्प विधानसभा में पारित हुआ। चर्चा के बाद संकल्प हुआ पारित, विपक्ष ने किया बहिष्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। आगामी मानसून सत्र माह जुलाई के दूसरे सप्ताह में संभावित है। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ। 33% महिला आरक्षण का संकल्प विधानसभा में पारित हुआ।
मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 मई से यानी कल से शुरू होने जा रही है। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है क्योंकि पहली बार यह पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया रहेगी वो डिजिटल रहेगी। जनगणना के ये काम 2 चरणों में पूरे होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होने जा रही है। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है क्योंकि पहली बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। जनगणना का ये काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। देश में पहली जनगणना साल 1872 में हुई थी, जबकि साल 1881 में पहली बार एक साथ पूरे देश में जनगणना कराई गई थी। जनगणना 2027 इस श्रृंखला में 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। यह प्रक्रिया गांव, शहर और वार्ड स्तर तक के अहम आंकड़े जुटाती है, जो भविष्य की योजनाओं और विकास की नींव तय करते हैं। एमपी में जनगणना का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन यानी 100 गणना का विकल्प भी दिया गया है। राज्य में अब तक 5,81,000 से ज्यादा परिवार ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करा चुके हैं। जो लोग 100 गणना कर चुके हैं उन्हें अपना SEID प्रगणक को दिखाना होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनके घर प्रगणक खुद पहुंचकर जानकारी दर्ज करेंगे। प्रगणक 1 मई से 30 मई के बीच घर घर जाकर 33 सवालों के जरिए जानकारी जुटाएंगे। इनमें मकान की स्थिति, सुविधाएं और परिवार की परिसंपत्तियों से जुड़े सवाल शामिल होंगे, और इसमें दी गई हर व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। और इस डेटा का उपयोग केवल डेटा का उपयोग विकास योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में इस बड़े अभियान के लिए करीब 1,70,000 अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 55 जिलों में 425 नगरीय निकायों और 54,000 से ज्यादा गांवों में यह प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में होगा। हमारे जो आपको ये फिगर्स दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट पे, ये प्रगति और विकास हैं। जो पुरुष हैं वो विकास, और जो प्रगति जो महिला हैं वो प्रगति। ये 2 हमारे जनगणना के मैस्कट हैं जनगणना 2027 के। जनगणना से एकत्रित किए गए आंकड़े हमारे देश को आगे किस रास्ते ले जाना है पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए, प्रगति और विकास के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, इस परिकल्पना के साथ ये मैस्कट्स चुने गए हैं। नेक्स्ट, मैं आज आपको हम लोग करीब 20 मिनट में कोशिश करेंगे इन 6 बिंदुओं पर आपको आउटलाइन बताने का, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। नेक्स्ट, जनगणना की पृष्ठभूमि, यह हमारे संविधान की 7th शेड्यूल के क्रमांक 69 पर सूचीबद्ध है। हमारे कानूनी आधार जनगणना के लिए अलग से अधिनियम 1948 का जनगणना अधिनियम बना है, और जनगणना के नियम 1990 और समय समय पे संशोधित हुए। धारा 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इसमें व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता इस सेंसस अधिनियम में सुनिश्चित की गई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जनगणना का विधिक आधार है, और उस विधिक आधार के तहत ही जनगणना के सारे काम किए जाते हैं, और उस विधिक आधार में आपकी और मेरी निजी जानकारी को पूर्णतः गोपनीय और किसी के साथ साझा नहीं करने का उल्लेख और प्रावधान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से जनगणना का कार्य संपादित किया जाता है। आखिरी जनगणना हमारे देश में वर्ष 2011 में हुई थी।
ब्रिटिश टाइम से चालू की गई थी, जिसको हम देखते हैं तो वो 16th या 16वीं जनगणना है ये वाली जनगणना, और आजादी के बाद ये हमारे देश की 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट स्लाइड। लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं। जनगणना केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार का ही अधिकार है जनगणना कराना, क्योंकि जनगणना हमारे संविधान के यूनियन लिस्ट में है, यानी कि संघ के सूची में है, ना ये स्टेट के लिस्ट में है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसीलिए ये संघ की ओर से ही इसके निर्देश प्रसारित होते हैं और जनगणना का कार्य संपादित किया जाता है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आप देख के समझेंगे। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जनगणना में सबसे सर्वोच्च स्तर पर यूनियन यानी केंद्र के गृह विभाग होता है, तो गृह मंत्री जी और गृह सचिव जी के कार्य प्रणाली के तहत दो अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय रहता है, जिसको इंग्लिश में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उनके नीचे हर राज्य में एक जनगणना का कार्य निदेशालय होता है। जैसे आपके मध्य प्रदेश में एक जनगणना कार्य निदेशालय है, जिसके निदेशक के रूप में मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये केंद्र का ढांचा है, परंतु इसको यह काम फील्ड में हम जिलों के दल या जिले का जो अमला होता है उसके माध्यम से करवाते हैं। राइट साइड में राज्य सरकार में मुख्य सचिव महोदय के प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं। उनके तहत हर राज्य एक नोडल विभाग चुनता है। मध्य प्रदेश राज्य ने आजादी के समय से गृह विभाग को नोडल चुना है, तो जो गृह विभाग के ACS साहब हैं वो नोडल के रूप में रहते हैं। मैम उनकी ओर से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम मध्य प्रदेश राज्य में गृह विभाग के माध्यम से जनगणना को अंजाम देते हैं। गृह विभाग के अधीन सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जिला बोलते हो या नगर निगम बोलते हो, इसमें एक प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। हर नगर निगम और जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है, और उसके तहत फिर चार्ज अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील होता है, और शहरी क्षेत्र में हम ये जो जोनल आयुक्त होते हैं उनको हम चार्ज अधिकारी बताते हैं। और चार्ज के नीचे आता है हमारा प्रगणक और पर्यवेक्षक। यह हम अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्थाएं होती हैं अमले के हिसाब से। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो टीचर अमला है हमारा, जो कि प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल के टीचर्स को यथासंभव लिया गया है। जहां पे कमी रही है हमने वहां पे जाके 10th और 12th के भी टीचर्स लिए हैं। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। ये हमारा प्रशासनिक ढांचा है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, जनगणना क्या होती है? देखो, जनगणना की संदर्भ तिथि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना एक स्नैपशॉट है, एक सेल्फी है। हमने अपनी तरफ कैमरा मोड़ा और अपनी एक सेल्फी ली। यह सेल्फी किसी दिन और समय फिक्स होनी होती है। तो जनगणना 2027 का संदर्भ यानी कि रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की